हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13 और सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की ये वर्कशीट है और इसमें हम लोग जानेंगे सत्ता में साझेदारी। पिछली वर्कशीट जो हम लोगों ने वर्कशीट 12 की थी राजनीति विज्ञान की, उसमें भी हम लोगों ने सत्ता में साझेदारी पढ़ा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाली राजनीति विज्ञान की एसएसटी की वर्कशीट 12 वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे तो सत्ता में साझेदारी की बात समझ में आ जाएगी। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी के बारे में ये वर्कशीट हमें क्या बता रहा है। कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। वास्तव में जब सत्ता में साझेदारी की बात आती है, सत्ता में साझेदारी मतलब सत्ता में सबकी हिस्सेदारी। तो सबकी हिस्सेदारी तभी होगी जब देश में लोकतंत्र लागू होगा, मतलब कि उस शासन में वो शासन लोगों से जुड़ा होगा, जनता से जुड़ा होगा, तभी सत्ता में साझेदारी हो सकती है। करा संसार के बहुधा समाज, बहुधा मतलब बहुत से समाज, बहुधा समाज सोसाइटी विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। कोई किसी और जाति के हैं, कोई कुछ भाषा बोलने वाले हैं, कोई कुछ भाषा बोलने वाले हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उनका वर्चस्व कुछ अधिक हो जाता है। कुछ दूसरे प्रकार की भाषा बोलने वालों की संख्या कम होती है तो लोग दबे रहते हैं। तो इस तरह से कहता है कि इन सामाजिक समूहों को, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, सबको सम्मान प्रदान करना, किसी को भी अपमान महसूस नहीं हो, यह अति आवश्यक है और यह सत्ता में साझेदारी से ही संभव हो सकता है, यह लोकतंत्र से ही संभव हो सकता है। तो सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए, अगर सत्ता में सबको साझेदार बनाया जाए, सबको हिस्सेदार बनाया जाए, तो इसको जानने के लिए इसका परिणाम कैसा हो सकता है, हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी हुई और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो इन लोगों ने इन जाति और इन रंगों भाषा के आधार पर बटे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए और उसमें सही ढंग से शासन चलाने के लिए क्या अपनाया, इसको हम देखते हैं। कह रहा है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, महादेश है। जैसे कि हम लोग एशिया महादेश के रहने वाले हैं, भारत एशिया महादेश में है, उसी तरह से ये जो बेल्जियम है, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं, यह मैप बेल्जियम का है और यह यूरोप महादेश का एक देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। आप देख लीजिए, इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है और इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट काफ़ी जटिल है, मतलब कि बहुत सी जातियां इसमें रहती हैं और उन लोगों के आपस में काफ़ी जटिल बुनावट है। कह रहा है कि यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, ठीक ना, मतलब कि यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। ठीक, कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा। जो लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं वो लोग डच भाषा बोलते हैं। और लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और वो फ्रेंच भाषा बोलती है। मतलब 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब कह रहे हैं राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, इसमें 80% आबादी, मतलब ब्रुसेल्स में रहने वाले, पूरे बेल्जियम के नहीं, सिर्फ उसके राजधानी ब्रुसेल्स में रहने वाले 80% आबादी फ्रेंच भाषी हैं, मतलब फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखें तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या मात्र 40% है, लेकिन उसके राजधानी में देखें, बेल्जियम की राजधानी में देखें तो फ्रेंच बोलने वालों की आबादी 80% है, जबकि डच भाषी मात्र 20% हैं। ठीक ना, और राजधानी में मतलब ब्रुसेल्स में मात्र 20% ऐसे लोग हैं जो डच बोलते हैं। तो यहाँ पर डच वाले अल्पसंख्यक हो गए और फ्रेंच वाले बहुसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी, जैसा कि हमने बताया है कि जब 20% हैं तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, उनकी संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं।
देखिए ये फ्रेंचवासी ही ज़्यादा ताकतवर रहे हैं और ज़्यादा समृद्ध, मतलब धन दौलत वाले पूंजीपति हैं ये। और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास मतलब उनका पैसा कौड़ी का विकास, ठीक ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ और शिक्षा का लाभ, शैक्षणिक ग्रोथ, ठीक, का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। आगे चल के जो डच लोग कुछ अमीर हो गए और कुछ शिक्षा प्राप्त कर लिए, तो वो लोग इस स्थिति से नाराज़ थे कि फ्रेंच भाषी ज़्यादा संपन्न हैं और हम कम संपन्न हैं। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में, मतलब कि 2 दशक में, 1950 का दशक तो 1951 से लेकर 60 तक, और 1960 का दशक मतलब 1961 से लेकर 70 तक में, तो 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। टेंशन हुआ कि डच वाले भी समान अधिकार चाहते थे। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे, क्योंकि राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी थी और 20% आबादी ही डच भाषी थी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वो ग्राफ के हिसाब से समझाया है कि वहाँ डच बोलने वाले कितने थे, तो 59%, फ्रेंच बोलने वाले कितने थे, 40%, और 1% लोग थे जर्मन भाषा बोलने वाले, ठीक। और ब्रुसेल्स में कह रहा है कि उसका जो राजधानी है, उस राजधानी में 20% लोग जो हैं वो डच थे और 80% लोग फ्रेंच थे। कह रहा 1970 से 1993 के बीच, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि 1950 से 1900 के दशक में और 1960 के दशक में, तो 60 का दशक का मतलब हो गया 1961 से 1970 तक। तो आगे ये घटना चलती है 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। संविधान में संशोधन होता है ना, कोई कानून जब पुराना हो जाता है तो उसको नया करने के लिए और नए हिसाब से चलाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारे देश भारत के संविधान में भी संशोधन होता है। तो बेल्जियम ने भी अपने संविधान में 4 संशोधन किए 1970 से 1993 के बीच, और वो सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। मतलब अपने देश के लोगों की भलाई के लिए, सबों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देने के लिए बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। और टकराव को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए। कौन कौन से कदम उठाए गए, तो कह रहा है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रहेगी। ये पहला कदम था कि केंद्र सरकार जब बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें डच बोलने वाले भी बराबर रहेंगे और फ्रेंच बोलने वाले भी बराबर रहेंगे, ठीक। दूसरा था केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दी जाएगी। वहाँ की जो 2 इलाके थे, देख लीजिए, वहाँ के इलाके थे, एक था फ्लेमिश और दूसरा था बेलोनिया। तो वहाँ की जो केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो इन 2 इलाकों को दे दी गई, ठीक। और ब्रुसेल्स, ये दूसरा सुधार हुआ। तीसरा सुधार था ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स मतलब उसकी राजधानी, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग सरकार, केंद्र सरकार होती है, और इसमें दोनों समुदायों को, मतलब डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, इन दोनों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। इनके मेंबर उस सरकार में बराबर होंगे। ये तीसरा सुधार था। और चौथा सुधार हुआ सामुदायिक सरकार का निर्माण, मतलब स्थानीय स्वशासन जो होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है, उसके तहत सामुदायिक सरकार का निर्माण होता है, ठीक ना। सत्ता का जो इससे पिछले वाले वर्कशीट में हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़े हैं। तो वहीं जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो सामुदायिक सरकार का निर्माण होता है। तो उसमें कदम उठाया गया कि सामुदायिक सरकार का निर्माण इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है, और इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ, मतलब जो लोकल गवर्निंग एजेंसी है, लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने संस्कृति को, अपने शैक्षिक को और अपने भाषा को बनाए रखने का अधिकार उस लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, सामुदायिक सरकार को दिया गया। तो इस तरह से ये वर्कशीट है, और इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमने अलग से लिखे हैं, क्योंकि इतने जगह में ये नहीं आ पाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
तो यहाँ देखिए इसका उत्तर है उत्तर 1 कि बेल्जियम की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% आबादी डच भाषी और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। इसका उत्तर ये होगा। दूसरा है टकराव से बचने के लिए, दूसरा प्रश्न है टकराव से बचने के लिए बेल्जियम की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो इसका सिंपल सा है कि आप वर्कशीट को देखिए। यहाँ पे वर्कशीट क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि टकराव को रोकने के लिए बेल्जियम की सरकार, यहाँ बेल्जियम की सरकार लिख देंगे, बेल्जियम की सरकार के उठाए गए कदम, और उसमें आप इन चारों बातों को हूबहू लिख देंगे। यही दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये चारों। ठीक, समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। कह रहा है सत्ता में साझेदारी होने से सत्ता का विकेंद्रीकरण समाज के अंतिम पायदान तक होता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है और समाज के सभी वर्ग साझेदारी में लोकतांत्रिक रूप से हिस्सा लेते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। और चौथा प्रश्न है कि बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो कह रहा है बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि सरकार ने सभी वर्गों को सत्ता में बराबर का साझेदार बनाकर देश के सभी वर्गों के अंदर से बेगानेपन के एहसास, मतलब गैर एहसास जो होता है उसको बेगानापन कहते हैं, तो बेगानेपन के एहसास को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आपका जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13, ये समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो भी आपका वर्कशीट आएगा वो वर्कशीट इस चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।